अच्छा, लोग ये कह रहे हैं कांग्रेस ने बनाया, बीजेपी बेच रही है सारी चीज। नहीं नहीं, कोई भी व्यक्ति जो काम करेगा देश के लिए वो कमरे में बैठ के नहीं कर सकता। आपको जनता के बीच में जाना ही पड़ेगा, इसी का जनता की समस्याओं से रूबरू आपको होना ही पड़ेगा। तो इसी का नुकसान उठा रही कांग्रेस क्या? बिल्कुल इसी का नुकसान उठा रही है। अच्छा, लेकिन बीजेपी जो चीजें थी उनको प्राइवेटाइजेशन में कर दिया सारा कुछ, तो इसे लोग बेचना कहते हैं। निजीकरण नहीं हुआ होता तो इतनी अच्छी सुविधाएं वहां के ट्रैवलर्स को नहीं मिलती। अच्छा, तो जब टिकट बंटते हैं, टिकट की बात से याद आया, लोग कहते हैं पैसों से टिकट मिलते हैं। नहीं, कि बहुजन समाज पार्टी के लोग पैसा दे दे के टिकट ला रहे हैं। तो अखिलेश जी भी वैसे ही लगते हैं कि जैसे वो थे। देखिए, उनके पुत्र तो हैं, अखिलेश जी में काफी अच्छे गुण रहे, अच्छे उनके वो रहे। योगी जी आदित्यनाथ जी के अलावा कोई ऐसा नेतृत्व नहीं है जो इस समाज का दुराचरण रोक पाए। तो इसलिए आप बीजेपी में आ गए। मैं ये कह रही हूँ कि अगर भय से सत्ता चलाई जाएगी तो फिर कोर्ट और कानून का क्या मतलब? नहीं नहीं नहीं, अपराधी बिना डर के काबू में नहीं आ सकता। तो 27 में सरकार बदलने की जरूरत नहीं है? क्या जरूरत है? ठीक है, सरकार अच्छा काम कर रही है। अच्छा, ओवैसी आते हैं अगर 27 में यहाँ आएंगे, जैसे कि बिहार में जाते हैं? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, तो उनका जो एक वोट है कैडर मुसलमानों का, उसमें बंटवारा हो जाएगा। नुकसान समाजवादी को ही करेगा, और किसको करेगा? हाँ, तो जो लोग इल्जाम लगाते हैं कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति बीजेपी करती है, तो आप मानते हैं कि हाँ करती है, ये करना जरूरी है? कहीं दाढ़ी टोपी देखी तो पीटना शुरू कर दिया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, ये समाज का एक वर्ग है जो सरकार को बदनाम करने के लिए कर रहा है। तलाक के कानून की बात आपने की, तो मुस्लिम समाज को ये माना गया कि यहाँ तलाक बहुत होती है, हिंदू वर्ग में तलाक नहीं होती क्या? नहीं, हिंदुओं में पूरी उसकी एक प्रक्रिया अपना के कोर्ट कचहरी दुनिया भर के झगड़े चलते हैं, तब कहीं होती है। नहीं, बहुत सारे मुझे बताइए, आप मुसलमानों का क्या नुकसान हो गया भारतीय जनता पार्टी के आने से? नहीं, बहुत सारे मुद्दे ऐसे देखे जाते हैं जैसे कर्नाटक में कि भाई हिजाब के ऊपर एलिगेशन कि भाई हिजाब नहीं होना हुआ, तो जितने मुस्लिम बारात घर थे वो सारे बंद कर दिए गए और वहां पर सील लगा दी गई, और अदर जो बारात घर थे वहां कोई भी कमी नहीं मिली। देखिए, इसे कैसे देखते हैं? मैंने आपसे फिर भी कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री ही नहीं, वाकई वो महात्मा है, संत है वाकई वो। अच्छा, अभी पिछले दिनों संत आपस में भिड़ गए, अभी मुक्तेश्वर आनंद जी ने पूरा वो खड़ा किया। वो एक अलग चीज है। हाँ, इस पे मुझे टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। वो एक अलग समाज के लोग हैं। आज के पॉडकास्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं महेश पांडे जी, पॉलिटिशियन रहे हैं, एक लंबा वक्त आपने राजनीति में गुजारा है। छात्र नेता से शुरुआत की और सपा, कांग्रेस और आज बीजेपी में है, तो इन सारी पार्टियों में क्या फ़र्क देखा है? और इतना लंबा जो एक्सपीरियंस आपका पॉलिटिशियन का रहा है, तो हम जानना चाहेंगे कि सारी पार्टियां देश के लिए काम करती हैं, सिर्फ अपने लिए काम करती हैं? पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद मैम, बड़ी अच्छी बात आपने पूछी। मौजूदा राजनीति के परिदृश्य में ये बिल्कुल सटीक सवाल आपने पूछा हमसे। मैं आपको बता दूं कि जो शुरुआत में, जब हमने राजनीति की शुरुआत की थी सन 72-73 में जी, तब राजनीतिज्ञों के सिद्धांत कुछ और हुआ करते थे। हम लोग जो राजनीति में काम करने आए थे तो हमारे दिमाग में सेवा भाव था। हम चाहते थे कुछ समाज के लिए करें, जो समाज में शोषित वर्ग है, जो पीड़ित वर्ग है, उसकी मदद करें जी। मगर उस परिदृश्य को अगर हम आज कैलकुलेट कर रहे हैं तो बिल्कुल भिन्न है। पहले राजनीति सेवा भाव की भावना से लोग किया करते थे। अब राजनीति बिल्कुल प्योर इंडस्ट्री के पैटर्न पे चली गई। जो मौजूदा राजनीतिज्ञ हैं, मैं दल विशेष का नाम किसी का नहीं ले रहा हूँ, जी हाँ, सारे ही दल सबसे पहले अपने वोट बैंक को साध रहे हैं। वो ये नहीं देख रहे हैं कि देश किस तरफ जा रहा है, समाज किस तरफ जा रहा है, जिसकी आवश्यकता है उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। तो सर, आपने राजनीति कहाँ से शुरू करी थी? मैंने तो छात्र जीवन से शुरू की थी। क्या उम्र रही होगी उस वक्त? 18 साल 19 साल।
अच्छा। 18-19 साल और रही अभी कितनी है? 71। अच्छा, माशाल्लाह। रनिंग रनिंग 71 है। जी जी। और जितने ही राजनीतिज्ञ बरेली में हैं, हाँ। करीब करीब सारे राजनीतिज्ञों के साथ हमने काम किया। हम्म। कभी एक दौर हुआ करता था जब कम्युनिस्टों से भी हमारी पार्टी जो लोकदल थी उसका जो है गठबंधन हुआ करता था। बीच में चौधरी चरण सिंह साहब जब प्राइम मिनिस्टर रह के हटे हाँ हाँ। तो हम लोगों का गठबंधन उस टाइम पे भारतीय जनता पार्टी से भी रहा। अच्छा। तो उस टाइम पे भी एनडीए था, हम्म। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। अच्छा। चौधरी साहब ने लोकहित को दृष्टिगत रखते हुए, जनता के हित को दृष्टिगत रखते हुए, और हमारे नेता अगर सही मायने में देखा जाए तो हमने कांग्रेस के बाद में, कांग्रेस में हमने इंदिरा जी के साथ भी काम किया। अच्छा। हम जब बिगनर थे तो 76 की रैली में हम आए थे जो प्रगति मैदान में हुई थी यूथ कांग्रेस की। तो उद्घाटन का जो भाषण था वो आंध्र प्रदेश से शुरू हो रहा था, जो अब तेलंगाना और आंध्रा अलग अलग हैं, उस टाइम पे दोनों जॉइंट स्टेट्स थी। के ब्रह्मानंद रेड्डी साहब जो है वहाँ के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो हमने जब काम शुरू किया तो हमारा वास्ता इंदिरा जी से भी रहा, और हम इंदिरा जी को आज भी महसूस करते हैं कि देश को जितना कुछ इंदिरा जी आपकी जो पहली पार्टी वो कांग्रेस ही रही? कांग्रेस पहली पार्टी कांग्रेस थी। उससे पहले हमने छात्र राजनीति जो शुरू की थी, छात्र जीवन में हमने कोई राजनीतिक दल से अपने आप को नहीं रखा था जुड़ा हुआ, मगर कांग्रेस के जो नेता लोग थे जैसे टी अंजैया साहब थे उस टाइम पे, जो बाद में आंध्रा के मुख्यमंत्री भी रहे, लेबर मिनिस्टर भी रहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। अच्छा। जी वेंकट स्वामी साहब, ये भी जो है क्या कहते हैं लेबर यूनियन से और फुटपाथ की पॉलिटिक्स से हम लोगों के साथ जुड़े रहे। तो हमने देखा जितने नेता थे बड़े बड़े, उन सबका उद्देश्य सिर्फ यही होता था कि किसी तरह से समाज का जो छोटा तबका जिसके लिए काम करना चाहिए उनके लिए काम किया जाए। हमने फुटपाथ की राजनीति भी की, फुटपाथ के वेंडर्स की भी राजनीति की। हमने अपने जमाने में जब एनक्रोचमेंट ड्राइव चलता था हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का, तो हमने बाकायदा उस टाइम पे लिखा पढ़ी करी। कालांतर में वो लिखा पढ़ी होती रही। एक समय ऐसा आया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय को भी उस पर विचार करना पड़ा, और सर्वोच्च न्यायालय ने हम लोगों की लिखा पढ़ी थी स्ट्रीट वेंडर्स को लेके, बाद में फेरी की राजनीति भी बनाई सर्वोच्च न्यायालय। हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है उसको जब ये महसूस हुआ कि जो गरीब तबका अपना कारोबार फुटपाथ पे रेडी लगाकर, फुटपाथ पे फल लगाकर कर रहा है, इसको भी रिलीफ मिलना चाहिए, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस चीज को ध्यान में रखते हुए फेरी नीति भी बनाई। आज पूरे हिंदुस्तान के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस में वो लागू है। उस वक्त की कांग्रेस में और आज की कांग्रेस में क्या फर्क देख रहे हैं? देखिए, उस वक्त की कांग्रेस जो थी, उस वक्त की कांग्रेस आजादी के बाद नए नए जो देश की तरक्की के लिए एजेंडे थे उनको सबको फॉलो अप कर रही थी। मगर बाद में धीरे धीरे कांग्रेस के नेता देश हित को सोचने के बजाय इंडोर पॉलिटिक्स पे जोर देने लगे। लेकिन जो कुछ बनाया है वो मानते हैं कि कांग्रेस का बनाया हुआ है उस वक्त का? नहीं, उस टाइम पे कांग्रेस ने बनाया, मैं खुद ही कह रहा हूँ ना, उस टाइम पे जो देश की आवश्यकताएं थी कांग्रेस ने उस पे काम किया। अच्छा, लोग ये कह रहे हैं कांग्रेस ने बनाया, बीजेपी बेच रही है सारी चीजें। नहीं, ये गलत है। देखिए, ये बात बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ नहीं है जी। उस टाइम की परिस्थितियां जो थी देश में हमारे सुई भी नहीं बनती थी। धीरे धीरे बननी शुरू हुई, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। उस टाइम के जो नेता थे उन्होंने ऐसा नहीं कि काम नहीं किया, मगर धीरे धीरे कांग्रेस अपने लीक से हट गई, दिग्भ्रमित हो गई। ठीक। इसके जो नेता आए धीरे धीरे इन्होंने जनता से अपना दूरी बना ली, फिर इंडोर पॉलिटिक्स करने लगे, एसी की राजनीति, सुविधा की राजनीति। कोई भी व्यक्ति जो काम करेगा देश के लिए वो कमरे में बैठ के नहीं कर सकता, आपको जनता के बीच में जाना ही पड़ेगा, जनता की समस्याओं से रूबरू आपको होना ही पड़ेगा। तो इसी का नुकसान उठा रही कांग्रेस क्या? बिल्कुल इसी का नुकसान उठा रही है। अच्छा। अगर आज कांग्रेस के नेता जो इनका नीति शुरू से थी अगर उसको ना छोड़ते और उसी तरह से काम करते रहते तो कभी सत्ता से बाहर नहीं जाते। लेकिन बीजेपी जो चीजें थी उनको प्राइवेटाइजेशन में कर दिया सारा कुछ, तो इसे लोग बेचना कहते हैं।
बेचना नहीं, ये समय की आवश्यकता है। देखिए, जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो गवर्नमेंट सर्विसेज में आ जाते हैं, एक बार उनको मालूम कि हम तो 35-38 साल के लिए पक्के हो गए, हम कुछ भी करें, स्याह करें, सफेद करें, हमसे कोई पूछने वाला नहीं है, हम किसी को जवाब दे नहीं है। आप भी इस फील्ड में हो, आप देख रही होगी कि जब जवाबदेही तय बंद हो जाती है, मनमाना होने लगता है। ये सही बात। ये इसको देख के हाँ। आज जो मौजूदा सरकार है उसने लोकहित को भी दृष्टिगत रखा। हाँ। भाई, जो फैसिलिटीज ट्रेन में थी पहले, उसमें जैसा सड़ा गला बासी खाना ये दे देते थे रेलवे वाले, खाना पड़ता था यात्री को, उसकी मजबूरी होती थी। को आप सही कह रहे हैं जी, प्राइवेटेशन समय की मांग थी, समय की मांग, ये समय की मांग थी। प्राइवेटेशन से आप देखिए, आज एयरपोर्ट्स पे आप भी गई होगी, एयरपोर्ट की लॉन्च में जो आज लॉन्च बनी हुई है, चाहे बॉम्बे की लॉन्च हुए, चाहे हैदराबाद की लॉन्च हुए, चाहे दिल्ली की लॉन्च हुए, अगर ये निजीकरण नहीं हुआ होता तो इतनी अच्छी सुविधाएं वहाँ के ट्रैवलर्स को नहीं मिलती। जो एयर ट्रैफिक है, एयर ट्रैफिक को ये सुविधाएं नहीं मिलती। कांग्रेस के बाद आप फिर कहाँ सपा में आए? कांग्रेस के बाद देखिए साहब, हमारा जो है लोकल यहाँ एक मिनिस्टर से बिगाड़ हो गया था, राम सिंह खन्ना जी से सैद्धांतिक मतभेद हो गए थे, तो हमने कांग्रेस छोड़ दी। अच्छा। फिर हमने उस टाइम पे जनता पार्टी थी, हमने जनता पार्टी के नेता हुआ करते थे, बड़े साफ सुथरे राममूर्ति जी, हमने राममूर्ति जी का इलेक्शन लड़ाया, राममूर्ति जी जीते, और हमने विपक्ष में काम करना शुरू किया। उसी दौर में हमारी मुलाकात मुलायम सिंह जी से हो गई, मुलायम सिंह जी के माध्यम से हमारी मुलाकात चौधरी साहब से हो गई, चौधरी चरण सिंह, हाँ, चौधरी चरण सिंह जी से। और जब हम चौधरी साहब के संपर्क में आए तो चौधरी साहब ने मुझे उस टाइम पदाधिकारी बनाया, महासचिव प्रवक्ता, बड़ी पार्टी का, जब हमारी दाढ़ी मूंछ भी नहीं निकली थी। अच्छा, चौधरी चरण सिंह ने। और 84 में चौधरी साहब ने इतनी बड़ी जिम्मेवारी हमें दे दी, हमें पार्लियामेंट्री बोर्ड का मेंबर बना दिया, हमने टिकट बांटे विधानसभा के 84-85 में हमने टिकट बांटे। अच्छा, तो जब टिकट बांटते हैं, टिकट की बात से याद आया, लोग कहते हैं पैसों से टिकट मिलते हैं। नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ। ये देखिए, जो टिकट पैसे से हुई वो कुछ बीच में 95 के दौर में, 93 वाली गवर्नमेंट के दौर में, जब मायावती जी का, काशीराम जी का अलायंस हमारी पार्टी उस टाइम पे जो समाजवादी हुआ करती थी उससे हुआ। अच्छा। माननीय मुलायम सिंह के नेतृत्व में सरकार का गठन हुआ। उस टाइम पे ये शिकायतें मिली थी कि बहुजन समाज पार्टी के लोग पैसा दे दे के टिकट ला रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी में पैसे से टिकट मिलती है, मगर हमने देखा नहीं, ना हमने कहीं ये महसूस किया, मगर लोग कहते थे। अच्छा। देखिए, पैसे से टिकट देके कैसे कर लेंगे राजनीति, कोई राजनीतिक दल हो, अगर पैसे से टिकट देगा, अगर पैसे से टिकट मिल रही होगी, पैसे से इलेक्शन जीता जाता होता, तो हिंदुस्तान में न मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बन सकते थे, न चौधरी चरण सिंह प्राइम मिनिस्टर बन सकते थे, न देवगौड़ा साहब बन सकते थे, न वीपी सिंह बन सकते थे। वो बनते तो टाटा, बिरला, डालमिया, सिंघानिया, जयपुरिया बनते। और अगर पैसे से राजनीति हो रही होती और पैसे से वोट, पैसा महत्वपूर्ण है, पैसा बहुत कुछ है, बिल्कुल, मगर पैसा सब कुछ नहीं है। राजनीति जो होती है, राजनीति की वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज की अपनी अपनी सिद्धांतें हैं, अपनी अपनी आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी के हिसाब से हम लोग चलते हैं। आपने बताया था फाउंडर मेंबर रहे हैं समाजवादी पार्टी। बिल्कुल, मैं फाउंडर मेंबर रहा। तो जब जनता दल विघटित हुआ और वीपी सिंह हटे, चंद्रशेखर जी प्राइम मिनिस्टर बने। हाँ। हमने चंद्रशेखर जी के साथ भी काम किया। अच्छा। ये सौभाग्य में प्राप्त हुआ चंद्रशेखर जी के साथ भी काम करने का। चौधरी साहब जैसे लीडर के साथ हमने काम किया, ये हमारा सौभाग्य है। बिल्कुल। तो उस टाइम पे जब चली गई चंद्रशेखर जी की सरकार, उसके बाद मुलायम सिंह ने समाजवादी पार्टी का गठन किया। चंद्रशेखर जी के जमाने में पार्टी का नाम था समाजवादी जनता पार्टी। अच्छा। उसके बाद जब मुलायम सिंह ने समाजवादी पार्टी का गठन किया तो उस टाइम पे हम ही लोग थे उनके साथ में, और इसीलिए लोग फाउंडर मेंबर कहते हैं कि हम फाउंडर मेंबर हैं और थे। तो आपकी जो मुलाकातें रही, कुछ याद है उसमें से?
हर चीज मुलाकात क्या, हर चीज हमारी तो मुलायम सिंह जी से बिल्कुल पारिवारिक संबंध थे। उन्होंने हमेशा हमें अपने छोटे भाई का दर्जा दिया और बरेली जब भी आते थे वो हमारे घर जरूर आते थे। मिलने में कैसा लगता था उनसे? बहुत अच्छे, जितना अच्छा साफ हृदय का व्यक्तित्व उनका था। हम उनको कभी कभी तो ये कहते थे नेता है ही नहीं, इसलिए नहीं है कि इनमें अंदर छल प्रपंच कपट है ही नहीं। अच्छा। बिल्कुल जो ऊपर थे वैसे ही अंदर हुआ करते थे। तो वैसे एक एक कार्यकर्ता को व्यक्तिगत जानते थे और हर कार्यकर्ता की वर्किंग कैपेसिटी को भी जानते थे वो, और उसकी कार्य क्षमता के अनुरूप उसे काम देते थे। हमें डबल चार्ज भी दे रखा था उन्होंने। हम प्रवक्ता भी थे पार्टी के और महासचिव भी थे। कई ऐसे अवसर आए जब हमने कोशिश की कि हम अब किनारा कर जाएं, हमारा मन नहीं मिल रहा है, तो मुलायम सिंह जी ने अपनी कलम से हमें फिर पदाधिकारी बनाया, अपनी कलम से। किसी दूसरे पदाधिकारी का नाम काट के बोले नहीं तुम रहोगे। तो अखिलेश जी भी वैसे ही लगते हैं कि जैसे वो थे? देखिए उनके पुत्र तो हैं, अखिलेश जी में काफी अच्छे गुण रहे, अच्छे उनके वो रहे, ऐसा नहीं। अब हम नहीं है उनके साथ तो उनकी बुराई करने लगे। तो आपने समाजवादी फिर क्यों छोड़ दी? समाजवादी पार्टी छोड़ने के पीछे कई रीजंस थे। पार्टी में कुछ ऐसे लोग आ गए थे जिन्होंने पार्टी पे कब्जा कर लिया था। उनका समाजवाद से, समाजवादी पार्टी से कोई मेल नहीं था, ना कोई सिद्धांत थे। समाजवादी पार्टी की बेसिकली आइडियोलॉजी थी। पार्टी का नेतृत्व आइडियोलॉजी के हिसाब से चलता है। बिल्कुल। आइडियोलॉजी से जब पार्टी भटक गई और स्थानीय नेतृत्व यहाँ का जो है दिशाहीन हो गया, तो हमारी मजबूरी थी। हमें सबसे पहले ये देखना है कि हम जिस दल के साथ में हैं वो दल लोकहित में कुछ काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। जब हमने देखा समाजवादी पार्टी का स्थानीय नेतृत्व दिग्भ्रमित हो गया, इसका लोकहित से कोई मतलब ही नहीं रह गया, ये तो खाली अपना हित साधे हुए, तो हमारी मजबूरी बन गई। हम घुटन महसूस करने लगे। उस घुटन महसूस करने के बाद हमने कहा मौजूदा जो राजनीति का दौर है, इसमें अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी आदित्यनाथ जी के अलावा कोई ऐसा नेतृत्व नहीं है जो इस समाज का दुराचरण रोक पाए। तो इसलिए आप बीजेपी में आ गए? इसलिए बीजेपी में आना हमें। लेकिन आपका इस तरह पार्टी बदलना, आपकी विचारधारा बदलना नहीं कहलाता है? नहीं, देखिए विचारधारा तो जो भी बदलना रहा वो एक अलग रहा। हमने जो पार्टी बदली समाज के हित में बदली। समाज को जिस तरह के नेतृत्व की जरूरत थी, समाज में जिस तरह से लोग जो है इस वक्त निजी स्वार्थ में काम कर रहे थे, निजी स्वार्थ में आवाम का नुकसान कर रहे थे, दहशत का माहौल पैदा कर रहे थे, उस दहशत के माहौल को खत्म करने के लिए हमें पार्टी बदलनी पड़ी। समाज में जो हमारा पार्टी का स्थानीय नेतृत्व था वो दिग्भ्रमित हो चुका था। लेकिन आपकी जो बीजेपी है, जिस पार्टी में आज आप हैं, वो हमेशा ही जब से वो आई है सत्ता में एंटी मुस्लिम काम किए, मानते हैं? देखिए ये हम नहीं मानेंगे। हमारे जो प्रदेश का नेतृत्व है, खास करके हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी, आप देखती होंगी दूरदर्शन पे भी जनता दर्शन जो करते हैं, जनता दर्शन में जो पब्लिक के पास जाते हैं, व्यक्तिगत रूप से मिलके हर की समस्या, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबकी समस्या का निराकरण करते हैं। मैंने देखा कई हिंदू जो लोग हैं अगर गलत काम लेके गए हैं मुख्यमंत्री जी के पास तो उन्होंने इस चीज को नहीं किया, और कई मुसलमान जिनको आवश्यकता थी इलाज की, जिनको आवश्यकता थी बच्चे के एडमिशन की, मुख्यमंत्री जी ने हिंदू मुस्लिम जाति और धर्म से ऊपर उठकर काफी अपना परिचय दिया। तो अगर व्यक्तिगत रूप से वो ऐसे हैं तो ये राजनीति ऐसी क्यों है फिर उनकी? देखिए उनकी राजनीति कोई गड़बड़ नहीं है। मुख्यमंत्री जी जो काम कर रहे हैं व्यापक लोकहित को दृष्टिगत रखते हुए कर रहे हैं। वो मुख्यमंत्री जी जो काम कर रहे हैं वो कभी भी हिंदू मुसलमान के नहीं ऊपर करते हैं, वो सभी के। ये सोच का फर्क हो सकता है। मुख्यमंत्री जी मुसलमानों के भी मुख्यमंत्री हैं। तो बुलडोजर को क्या कहेंगे फिर? देखिए बुलडोजर परिस्थिति जन्य एक कार्रवाई है। अब जब आताताई नहीं मानता है तो क्या करेंगे? तो खुद डायरेक्ट सजा दे देंगे? नहीं, डायरेक्ट सजा कहाँ दे रहे हैं वो। जो एक बुलडोजर की कार्रवाई है उसको कानूनी शेप में, इसलिए कि कम से कम जो समाज में जो प्रदूषण फैला रहा है, जो अपराध को जो बढ़ावा दे रहा है, तो उसके लिए कोर्ट है ना? उसके लिए अंकुश लगाने के लिए,
ताकि देखिए भय बिना प्रीत होए, तुलसीदास जी ने रामायण में कहा है, जो हम लोगों का आदर्श ग्रंथ है हाँ। हिंदुओं का, हम लोगों का, उसमें भय बिना प्रीत होए तुलसीदास जी ने रामायण में कहा है। और रामायण आज से हजारों साल पुरानी, तब भी तो उस वक्त कोर्ट राज्य नहीं हुआ जो करते थे। मैम राज्य जो चलता है, सत्ता जो चलती है, बिना भय के नहीं चलती है। जब तक अपराधी के दिमाग में भय नहीं होगा तो अपराध पे अंकुश नहीं तो लगेगा। कानून है ना आज उसके लिए। देखिए तो आज कानून तो आज है। की आज की तारीख में योगी जी की कार्य पद्धति को देख के, कार्य प्रणाली को देख के, समाज में जो ये गुंडे टाइप के अपराधी थे, गुंडे थे, इनमें जो दहशत पैदा हुई, उसी से आज देखिए कहीं आपको कब्जे की जमीन के कब्जों की शिकायत नहीं, मिल मैं रही ये है। कह रही हूँ कि अगर भय से सत्ता चलाई जाएगी तो फिर कोर्ट और कानून का क्या नहीं मतलब नहीं है? नहीं, मेरी बात को आप थोड़ा फिर समझिए, मैं जो कह रहा हूँ। जी। देखिए भय की राजनीति जो है, जो मैं कह रहा था कि जो अपराधी है, अपराधी बिना डर के काबू में नहीं आ सकता। पहले जमाने में जो पुलिस किया करती थी कि लाके अपराधी को करंट देती थी, आज ये तो आप नहीं सुन रही हो हाँ। कि कई किसी अपराधी को करंट दिया जा रहा है। अब हमें क्या पता अंदर क्या हो रहा नहीं नहीं, आपको क्यों नहीं पता होगा? आप इतने बड़े प्रेस को देख रही हो, और प्रेस को तो एक एक चीज पता होती है। प्रेस को ऐसी कोई चीज नहीं है। और मौजूदा समय में अगर समाज में प्रदूषण दूर करना, समाज से अपराध दूर करना है, तो बुलडोजर की कार्रवाई अगर ये नहीं करेंगे तो अपराध खत्म भी नहीं होगा। आज देखिए बुलडोजर के डर से ही 90% अपराधी या तो बिल्कुल सीधा चल रहा है, या उसने अपराध छोड़ दिया है, या प्रदेश छोड़ दिया है। लेकिन अगर अपराध छोड़ दिया है या अपराधी है वो, तो मुसलमान ही अपराधी है जो नहीं उन्हीं के नहीं, घरों पे देखिए चलते देखिए, हैं। ये इस बात से हम आपकी मुतमईन नहीं है। जी। मुसलमान के खिलाफ नहीं हो रही कार्रवाई। हाँ। क्या विकास दुबे मुसलमान था क्या? हम्म। वो विकास दुबे मुसलमान तो था नहीं। अभी रोज देख रहे हैं पुलिस मुठभेड़ें हो रही हैं, उसमें मुसलमान कहाँ मर रहे हैं? मुसलमान भी मर रहे हैं, हिंदू भी मर रहे हैं। जो अपराधी है पुलिस उसके साथ कार्रवाई कर रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखिए कितना, पहली बार हमने देखा प्रदेश में बिल्कुल पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है। अफसरों को कार्य करने की छूट मिली हुई कि आप लोग निष्पक्ष ठीक काम करिए। तो उत्तर प्रदेश भ्रष्टाचार मुक्त है क्या? नहीं नहीं, भ्रष्टाचार, देखिए भ्रष्टाचार तो हमारी नसों में है। जितना कर मिल रहा है मुख्यमंत्री जी को, उतना वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं और बच भी रहा है। भ्रष्टाचार पे अंकुश देखिए, आए दिन रोज अधिकारी बर्खास्त हो रहे हैं, सस्पेंड हो रहे हैं। कभी क्या हुआ करता था, कितने ट्रैप हो रहे हैं देखिए। रोज आप पढ़िए अखबारों में, आज लेखपाल पकड़ा गया, आज कानूनगो पकड़ा गया, आज फला पकड़ा गया। रोज ट्रैप हो रहे हैं, रोज जेल भेजा रहे हैं। आज की तारीख में जितना सरकारी कर्मचारी जेल में है भ्रष्टाचार करते हुए, इतना कभी नहीं रहा। लेकिन जितनी रिश्वत इस दौर में ली जा रही है उतनी कभी ली भी नहीं गई। आप मुझे पर्टिकुलर बताइए तो हम उस पर अंकुश लगाने की भी कोशिश करेंगे। अगर फला जगह पे बेईमाना हो रहा, अगर हमारी नॉलेज में आएगा, हम माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखेंगे, और माननीय मुख्यमंत्री डेफिनेटली एक एक पत्र का संज्ञान लेते हैं। अच्छा। आप देखिए जो IGRS पोर्टल पे शिकायतें हो रही, उनको 3-3, 4-4 बार क्रॉस चेक करवा रहे हैं वो। एक बार यहाँ से रिपोर्ट जाती है, जब तक शिकायतकर्ता संतुष्ट नहीं है, बार बार उसके हायर अथॉरिटीज को भेजी जा रही है वो जांच, कि देखिए फलाने ने शिकायत की थी, उसकी शिकायत का निस्तारण नहीं हुआ। एक पूरा डिपार्टमेंट इन्होंने खोल दिया जो मॉनिटरिंग कर रहा है। देखिए जो चीज 50 साल से हिंदुस्तान की राजनीति में भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार को बढ़ाया गया, तो एकदम तो अंकुश लग नहीं सकता इस पे। धीरे 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 लग रहा है। और मैं आपसे फिर बता रहा हूँ, जितना भ्रष्टाचार पे अंकुश लगा है, ये नामुमकिन था। ये योगी जी की ही एक अपनी वो थी कार्य पद्धति जिससे इतना अंकुश लगा। अगर कोई दूसरा आदमी होता तो नहीं लगा पाता। तो 27 में सरकार बदलने की जरूरत नहीं है? क्या जरूरत है? ठीक है, सरकार अच्छा काम कर रही है। अच्छा, सरकार अच्छा काम कर रही है, क्या जरूरत बदलने की? अब 27 का जो इलेक्शन आ रहा है, तो कह रहे हैं कि मायावती भी काफी एक्शन में आई हुई है, तो कितना फर्क पड़ेगा उन्हें आने से? कोई फर्क नहीं पड़ता मायावती के आने से या किसी और के आने से। देखिए इस वक्त बिल्कुल स्पष्ट है जनता का मन। हाँ। लोगों ने मन बना रखा है, जिसको बीजेपी को वोट देना है वो बीजेपी को देगा, जो बीजेपी के खिलाफ देगा वो। लेकिन बहन जी का जो कोर वोटर है वो तो नुकसान पहुंचाएगा।
ऐसा नहीं है, बहन जी का भी जो कोर वोटर है पढ़ा लिखा है। बहन जी का मेन कोर वोटर है जाटव समाज से। हाँ। तो जाटव समाज का जितना व्यक्ति है वो सब पढ़ा लिखा व्यक्ति है, वो अपने बारे में बहुत ज्यादा जागरूक है। बहन जी बीजेपी के साथ जा सकती हैं क्या? अब ये तो बड़े नेताओं की बात है, नहीं, नेतृत्व आपको का आइडिया है कि अगर जाती हैं तो क्या फर्क पड़ेगा? निश्चित फर्क तो पड़ेगा ही, विपक्षी दलों को फर्क पड़ेगा इससे। अच्छा, ओवैसी आते हैं अगर 27 में यहाँ आएंगे, जैसे कि बिहार में जाते हैं? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए ओवैसी के बारे में लोग जान चुके हैं क्या? कि ओवैसी जो है अगर आ जाते हैं यहाँ पर तो उनका जो एक वोट है कैडर मुसलमानों का, उसमें बंटवारा हो जाएगा। नुकसान समाजवादी। नुकसान समाजवादी को ही करेगा, और किसको करेगा? हाँ, किसको करेगा? भाई हमें तो मिलता नहीं बीजेपी हाँ को वोट हाँ हाँ मुस्लिम्स का, तो हाँ। जो भी नुकसान करेंगे वो समाजवादी का करेंगे, आपको फायदा होगा। उसका फायदा होगा। अच्छा, कांग्रेस ये जो सारा गठबंधन किए हुए है, कांग्रेस है, समाजवादी और जो दल है, इसका कोई फायदा मिलेगा या ये सब अलग अलग लड़े तो फायदा होगा? देखिए कैसे भी लड़े, मैंने भी आपसे बताया जी। कि जनता अपना मन बनाए हुए, उसको क्या करना है वो उसके दिमाग में है। तो समाजवादी जितनी को ऐसा क्या करना चाहिए जो वो मन बदले? वो भी तो आना चाह रही है ना सत्ता में। देखिए ये समाजवादी पार्टी के नेता जाने। नहीं, आप तो एक बहुत टाइम समाजवादी में रहे हैं ना। नहीं, अब तो हम समाजवादी में है नहीं, समाजवादी वाले हमें पूछ कहाँ रहे हैं। अब तो हमें जिस पार्टी में उसकी वेलफेयर की सोचना चाहिए, जिनके लिए हम काम कर तो रहे हैं। बीजेपी में कोई पद है आपके पास या ऐसे ही? नहीं, पद नहीं है, हमें कार्यकर्ता की हैसियत से ज्यादा मजबूत है हम। अच्छा। अगर हम पद पे आ जाएंगे तो हम कमजोर हो जाएंगे। फिर पार्टी का नेतृत्व जो कहेगा हम करेंगे। अभी तो हम जो कर रहे हैं हाँ। इंसानियत को दृष्टिगत रखते हुए पार्टी के लिए जो बढ़िया से बढ़िया कर सकते हैं कहते हैं, करते हैं, मगर उस टाइम फिर हम बंद जाएंगे। तो जो लोग इल्जाम लगाते हैं कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति बीजेपी करती है, तो आप मानते हैं कि हाँ करती है, ये करना जरूरी है? नहीं, करना जरूरी तो हम नहीं कहते, और करती भी है ये भी हम नहीं कहते। क्योंकि जब सरकार आ जाती है किसी की भी, तो वो सरकार न हिंदू की होती है न मुसलमान की होती है, वो आवाम की सरकार होती है। मुस्लिम भी इस प्रदेश का ही अंग है। मुस्लिम भी आप देखिए, थोड़ा सा डीप में जाके सबसे ज्यादा सरकारी योजनाओं का लाभ मुसलमानों को मिल रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा जो क्राइम हो रहा है, कहीं दाढ़ी टोपी देखी तो पीटना शुरू कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं। देखिए ये समाज का एक वर्ग है जो सरकार को बदनाम करने के लिए कर रहा है। सरकार की कहीं ऐसी मंशा नहीं है कि मुसलमान को कोई नुकसान पहुंचाया जाए। तो अभी आपने कहा कि मुस्लिम तो हमें वोट देता ही नहीं है, तो क्यों नहीं देता आपको? नहीं, हम ये नहीं कह रहे हमें नहीं देता वोट, हम नहीं कह रहे हैं। बहुत मुस्लिम देते हैं हमें वोट। भाजपा में देखिए हमारा विंग है, अल्पसंख्यक मोर्चा है हमारा। अल्पसंख्यक मोर्चा के हमारे लोग अपने समाज में काम कर रहे हैं, हमें वोट मिल रहा है। ये किसने कह दिया वोट नहीं मिल रहा? वोट मिल रहा है, मगर प्रतिशत उतना जितना होना चाहिए उतना नहीं है। और धीरे धीरे हम कह रहे हैं हमारी जो नीतियां हैं, जैसे हमारी सरकार की नीति 3 तलाक के खिलाफ थी, उस 3 तलाक को लेके जब हमारी सरकार ने काम किया तो हमें मुसलमानी जो आधी आबादी मुसलमान की महिला वर्ग है उसको पता चला कि हमारी भी सोची जा रही है। हम लोगों को तहे दिल से वोट पड़ा। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ लोकल बॉडीज के चुनाव में हमारे मेयर के प्रत्याशी को बहुत मुस्लिम वोट पड़ा। तलाक के कानून की बात आपने की, तो मुस्लिम समाज को ये माना गया कि यहाँ तलाक बहुत होती है। हिंदू वर्ग में तलाक नहीं होती क्या? नहीं होती है, मगर जिस तरह से मुस्लिम समाज में होता था तलाक 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 कह दिया, महिला जो है एकदम बेसहारा हो गई। ऐसा नहीं होता मुसलमान हिंदुओं में पूरी उसकी एक प्रक्रिया अपना के कोर्ट कचहरी दुनिया भर के झगड़े चलते हैं, तब कहीं होती है। और इस जो व्यवस्था को बदलने की कोशिश की हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को भी मिल रहा है। एक वर्ग मुसलमानों का ईमानदारी से वोट कर रहा है, ईमानदारी के साथ में। और ये बात नेतृत्व को भी पता है, पार्टी के नेतृत्व को पता है कि हमारा एक वर्ग जो है मुस्लिम्स का हमें सपोर्ट कर रहा है, और आगे चल के सपोर्ट बढ़ेगा हमारे साथ में। हमारी जो नीतियां हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, जब इनकी नियत और नीति साफ दिखती है लोगों को, लोग कहते हैं भाई इनके साथ जाने में हमें क्या दिक्कत है। नहीं, बहुत सारे मुझे बताइए आप, मुसलमानों का क्या नुकसान हो गया भारतीय जनता पार्टी के आने से? नहीं, बहुत सारे मुद्दे ऐसे देखे जाते हैं जैसे कर्नाटक में कि भाई हिजाब
के ऊपर एलिगेशन कि भाई हिजाब नहीं होना चाहिए, ठीक है, इस तरह की बातें होती हैं। कहीं बुलडोजर की कार्रवाई होती है तो एक मुश्त मुस्लिमों पे होती है। जैसे अभी पिछले दिनों तौकीर मियां के उसमें हुआ, तो जितने मुस्लिम बारात घर थे वो सारे बंद कर दिए गए और वहां पर सील लगा दी गई, और अदर जो बारात घर थे वहां कोई भी कमी नहीं मिली। देखिए, इसे कैसे देखते हैं? हम आपकी बात से इस पे मुतमईन इसलिए नहीं है जी। कि मैंने खुद मुसलमानों की पूरी बस्ती जहाँ से लोग हमारे पास आए कि हमें आशंका है हमारे साथ होगी, हमने बाकायदा उनका पक्ष लिया। अभी कुछ दिनों पहले क्यूलड़िया में सलमान नाम के लड़के की पुलिस पिटाई से मृत्यु हो गई थी। हमने बाकायदा उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा, उस पर कार्रवाई के लिए लिखा, और हमें बड़ी खुशी है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय ने हमारे पत्र पे लगातार 4 या 5 रिमाइंडर्स भेजे पुलिस प्रशासन के बड़े से बड़े अधिकारी को, उस पर लगातार फॉलो अप हुआ। अब उसके लड़के के घर वालों ने ही जब सरेंडर कर दिया पुलिस के पास जाके, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, या नेतृत्व पार्टी का क्या कर सकता है, या माननीय मुख्यमंत्री जी क्या कर सकते हैं। ऐसा भी होता है ना, लड़के के जो वालिद थे, उन्होंने ही कहना शुरू कर दिया हमें पुलिस से शिकायत नहीं है। उन्होंने जो उनकी आपस में रंजिश चल रही थी उस पर FIR करा दी। भाई अगर हम बोले, एक बात हमारी मानिए मेहमान, हम बोले हम भी तो भाजपा के हैं, हमने तो मुसलमान के हक में ही कहा कि सलमान के साथ जो पुलिस ने किया गलत किया, और उस पर बाकायदा कार्रवाई हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैंने आपसे फिर भी कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री ही नहीं, वाकई वो महात्मा है, संत है वाकई वो। उसकी वजह आप समझिए कि उनके यहाँ इस तरह का कोई द्वेष नहीं है कि हिंदू मुसलमान का इस तरह का कोई झगड़ा हो रहा तो मैं किसी का पक्ष। अच्छा, अभी पिछले दिनों संत आपस में भिड़ गए, अभी मुक्तेश्वर आनंद जी ने पूरा देखिए वो खड़ा किया। वो एक अलग चीज है। हाँ। इस पे मुझे टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। वो एक अलग समाज के लोग हैं, संत महात्माओं के लिए वो लोग लड़े, वो लोग जाने, आपस में लड़ते रहे। वो लोग जाने क्या है, क्या सच्चाई है, क्या गलत है, क्या झूठ है, उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। मगर इतना हम जरूर आपको आश्वस्त करते हैं, कभी भविष्य में अगर आपको लगे इस तरह की बात कि हमारी बात, मुसलमानों की बात नहीं सुनी जा रही है, आप हमसे संपर्क करिए, हम आपको नेतृत्व के पास ले जाके मुलाकात भी कराएंगे। और आप देखना वहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी के जनता दर्शन में आप महसूस करेंगे इस बात को कि इस तरह की कोई दुर्भावना मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में या पार्टी के नेतृत्व के लोग रखते हैं। ये वो ठीक है, एक सिंपैथी जो है लोग इकट्ठा करने के लिए कह देते हैं, एलिगेशन लगा देते हैं। एलिगेशन लगाना बहुत आसान है कि साहब हमारी नहीं सुनी जा रही, या मुसलमान के प्रति भारतीय जनता पार्टी द्वेष रखती है। मगर उसको आप अगर स्टडी करोगी, अगर उस पर आप अपना ध्यान केंद्रित करके देखोगी तो आपको ऐसा नहीं लगेगा। लोग अभी एडमिशंस के दौर चल रहे थे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बराबरी से जो मुस्लिम फरियादी पहुंचा उसकी बात को सुना और वहां पर पब्लिकली उसके निर्देश दिए कि इसका एडमिशन कराइए। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी भी आपसे मिली और पता चला कि आपको कितना एक्सपीरियंस अलग अलग पार्टी में काम करने का है। अरे नहीं, एक्सपीरियंस नहीं, वो तो आपने हमें मौका दिया, हम आपके शुक्रगुजार हैं। इसी तरह से आप समाज की सेवा करते हो, बड़ा अच्छा लगा आपके यहाँ आने पे, और जब आप बुलाएंगे मैं फिर आऊंगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद।